रहा हूं ना, कोर्ट के जरिए से लड़ रहा हूं, कानूनी दांव पेच से लड़ रहा हूं। तो उन लोगों को अकल और समझ होनी चाहिए कि जब भारत सरकार ही इसको नहीं भेज रही तो मोमिन मलिक जो लड़ रहा है वो 1.5 साल से किससे लड़ रहा है? इतना आसान नहीं बटन दबाया और काम हो गया, बटन दबा नहीं। एक एक चीज को रखने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ। पहले तो जनाब थे कहते थे धारा 83 है जी, इसमें तो कोई केस ही नहीं लग सकता, यहां तो उसका केस ही नहीं चल सकता। आज कैसे कह रहा हो कि इसमें तो केस चल रहे हैं, ये नहीं जा सकती? जब हमने केस किए थे, जब तो कह रहा था धारा 83 लगी हुई है, ये पाकिस्तान की आई हुई है, इसमें तो केस ही नहीं चल सकता, भारत की अदालत में तो केस ही नहीं चल सकता। आज जब सर पे आफत आ गई, भारत सरकार ने सबको निकालने का ऑर्डर कर दिया, तो आज कह रहा जनाब इसमें तो केस चल रहे हैं, ये नहीं जा सकती, माननीय अदालत में केस चल रहे हैं। जब कह रहा था इसमें तो कोई केस नहीं चल सकते, और लोग भी उसकी बात को मान रहे थे कि हाँ यार इसके ऊपर तो केस चल ही नहीं सकते, भारत की अदालत में इसके ऊपर तो केस चल ही नहीं सकते। जब हमने केस भी डाल दिया, इनको नोटिस भी करवा दिया, इनको बांध भी दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी, जब भारत सरकार ने अब इनको भारत से बाहर भेजने का ऑर्डर भी कर दिया, तब कह रहा जी केस चल रहे हैं। अब केस याद आ गए, जब हम शुरू में केस डाल रहे थे, जब कह रहे थे इसके ऊपर केस नहीं चल सकते, जब केस भूल गए थे, आज केस याद आ गए। तो ये लोग का कोई स्टैंड नहीं है, इनकी कोई जुबान नहीं है, इन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है, कोई इनकी अपनी इस प्रकार की कोई वैल्यू, इस प्रकार का कोई नहीं है कि ये लोग एक बात के ऊपर टिक जाएं या अपनी आवाज पर ये लोग टिक जाएं। इनके ऊपर कोई स्टैंड मैं नहीं मानता। जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए इंसान का स्टैंड होना बहुत जरूरी है, जुबान का होना बहुत जरूरी है। हाँ, कोई मजबूरी में अगर वो पूरा ना कर पाए वो एक अलग बात है, लेकिन 100% उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी जुबान पे पूरा उतरे और जो उसने वादे किए उस वादे को पूरा करे। ये इंसान का फर्ज है। आज कई दिन से मैं आवाजें सुन रहा हूं कि मोमिन मलिक साहब कुछ नहीं कर रहे जी, कुछ नहीं कर रहे जी, कुछ नहीं कर रहे। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या भारत में कोई वकील ऐसा है जो आपकी लड़ाई को लड़ सके, आपके 4 बच्चों की लड़ाई को लड़ सके और इस शिद्दत से लड़ सके जिस शिद्दत से हमने लड़ी है, इस सीरियसनेस के साथ लड़ सके जो हमने लड़ी है? हमने पर्सनल मुकदमे भी झेल लिए, एफआईआर भी झेल ली, धमकियां भी झेल ली, बदनामी भी झेली, हमें क्या क्या कुछ नहीं कहा गया हमने, लेकिन हमने किसी चीज की परवाह नहीं करी। हमने फिर भी मकसद को सामने रखा, नहीं इस चीज को इंसानियत का काम है, करके रहेंगे, कर रहे हैं। चाहे हमें कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, एक 2 पैसे की इलीगल ट्रेसपास लेडी जिसकी अपनी कुछ औकात नहीं, वो हमारे एक इंटरनेशनल लेवल वकील पे आके छीटाकसी करे, कीचड़ उछाड़े, उसकी औकात। जिसके घर में, जहां से वो आई है, उसके घर में खाने के लिए बर्तन तक नहीं होंगे, बर्तनों में भी छेद पाएंगे, वो आके हम पे उंगली उठाए। हमने सहा, वो भी किसके लिए सहा? अगर तुम्हारे लिए हम काम न करते, इंसानियत के लिए तुम्हारा केस न लड़ते, तो इसकी हिम्मत थी हमारे पे उंगली उठा दे? हमने सही ना, हमने इसीलिए सही कि नहीं कोई बात नहीं। जो हम पे उंगली उठाई आज भुगत रही है ना, सबसे ज्यादा कड़ा विरोधी कौन है भारत में आज? उसका कौन उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है? किसकी वजह से आज वो छुपती फिर रही है? किसकी वजह से आज वो मुंह छुपा रही है? सिर्फ मोमिन मलिक की वजह से वो मुंह छुपा रही है। मोमिन मलिक की वजह से आज वो पूरा परिवार परेशान है। मोमिन मलिक की वजह से आज मुंह बोले भैया तक, उनका सारा डिपार्टमेंट और सब लोग परेशान है। वो लोग कार्रवाई पे वो जवाब देते फिरते हैं। कौन मुकाबला कर रहा है? ये मोमिन मलिक ही मुकाबला कर रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, जबकि सरकार भी उसको भेजने के लिए अभी तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया। पूरे भारत में सिर्फ एक व्यक्ति जो लीगल खड़ा है। टिक जाएगा कोई वकील? टिका के देखो, पता लग जाएगा। लड़वा के देखो, पता लग जाएगा।
और जितनी बेइज्जती हमारी करने की कोशिश की है, जितनी कीचड़ हम पे उछालने की कोशिश की है, इसका -1 पॉइंट भी कीचड़ उछलवा के देख लेना उन वकीलों के ऊपर, फाइल फेंक के मारेंगे 2 किलोमीटर दूर। एडवोकेट है हम, किसी के बाप की बपोती नहीं है, किसी के बाप के नौकर नहीं है कि जो मर्जी आए जो भी कहे चला जाए। यहां तक पहुंचने के लिए, हम इस मकाम तक पहुंचने के लिए एक वकील को क्या करना पड़ता है वो वही जानता है। ऐसे ही नाम नहीं बनाया हमने इंटरनेशनल लेवल के, उसके लिए हमने कुछ तो किया होगा, कुछ मेहनत भी की होगी, कुछ रिजल्ट भी दिए होंगे, कुछ कार्रवाई भी करके दी होगी, दुनिया ने देखा भी होगा, दुनिया ने माना भी होगा, लोहा भी माना होगा लोगों ने, तभी तो लोगों ने टाइटल दिया, नाम दिया। अब ये कोई ऐसा काम कोई है बटन दबाओ और पूरा हो जाए, बटन दबाओ, अरे भाई समय तो लगेगा। कितना टिपिकल केस महंगा है ये, कितना टिपिकल केस है ये। कार्रवाई करने से पहले 100 बार अदालतें अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करती हैं कि ये मैटर पाकिस्तान से रिलेटेड है, इसमें क्या ऑर्डर किया जाए। अदालतें भी बड़ा सोच सोच के ऑर्डर पास करती हैं, लंबी लंबी बहस सुनने के बाद, एक एक पॉइंट क्लियर होने के बाद ऑर्डर पास करती हैं। ऐसा नहीं हमने कागज दिया और उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, नहीं। अदालतों को भी जवाब देगी, बड़ी अदालतों को, जो हमारी अदालतें हैं उनको जो जवाब देगी वो, पर उनसे ऊपर जो अदालतें हैं उनको जवाब देना पड़ता है उसमें। वहां पर ऐसे नहीं कोई जज भी अपनी नौकरी को दांव पे लगा देगा कि हमने कोई मोमिन मलिक ने कोई एप्लीकेशन दी और वो आंख मींच के उसमें कुछ देखा ना कुछ करा, उसको साइन करा, ऑर्डर पास कर दिया, नहीं। बल्कि कान खड़े हो जाते हैं पूरे कोर्ट के जब कोई सीमा हैदर और गुलाम हैदर से संबंधित कोई केस अदालत में जाता है। पूरी अदालत जो है वो पूरी अदालत में चर्चा बन जाती है, बड़ी कोर्ट से सुना जाता है, देखा जाता है सबूतों को, एक एक लॉ पॉइंट के ऊपर जब जा करके उसमें जो है कुछ कार्रवाई होती है, एक एक ऑर्डर पास होता है। हमने कितने ऑर्डर्स पास करवाए हैं? समझ है इस बात की? नहीं समझ है तुम्हें, आएगी भी नहीं समझ। पहले दिन से आज तक के जितने ऑर्डर्स हैं वो लगा दूं मैं कम्युनिटी पे, किस डेट को कब कहां कौन सी अदालत ने क्या ऑर्डर कराया, कौन से केस को हमने किस कानूनी चाल के तहत विड्रॉ करा, कौन से को दोबारा लगाया, कौन से को क्या सबूत बनाया, उस सबूत को हमने कौन से केस में आगे लगाया, ये सब लगा दो कम्युनिटी पे, फिर सेटिस्फाई हो जाओगे। मोमिन मलिक साहब ने क्या किया 1.5 साल में, क्या किया 1.5 साल में। किस तारीख को लिखा था वो भी आप देख लो, किस किस को कॉपी गई है वो भी 9/7/2024 को ये हमने लिखा था। ये आप देखिए, ये कॉपी SHO को भी गई है, जांच अधिकारी को भी गई है, जेवर को, रबुपुरा में भी गई है, और ये सारी चीजें हमने 9वें महीने 2024 में ये हमने क्या नाम इसको हमने किया था। और ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर डेट भी, रिमाइंडर भी भेजा, फिर 9/7 को हमने भेजा, उसके बाद रिमाइंडर भी हमने भेजा। ये हमने लिखा था कि किस प्रकार ये भारत की सुरक्षा के लिए ये है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमने मुख्य सचिव भारत सरकार गृह मंत्रालय को भी हमने लिखा था कि किस प्रकार ये जो है भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी जांच की जानी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से एक एक पॉइंट लिख दिए थे और जो सामने बातें आई थी वो तमाम सबूत के साथ हमने लिख दिए थे। अब भारत की सुरक्षा से कि अगर से खिलवाड़ होती है तो जो अधिकारी हैं जिनको लिखा गया है वो अधिकारी को इस पे विचार करना चाहिए कि जब उनको कोई इंफॉर्मेशन लिखित में मिली है तो उस पर कार्रवाई करे और देश को सुरक्षित करे, देश के नागरिकों को सुरक्षित करे और इस नासूर को यहाँ से उखाड़ के बॉर्डर के पार फेंकने की कोशिश करें। क्योंकि हम अपने देश की के ऑफिसर्स की तारीफ हम करेंगे, देश सरकारों की तारीफ हम करेंगे, अपने नेताओं की तारीफ हम करेंगे, इसकी ना यहाँ वोट है ना इसकी सपोर्ट है। ये कहती है कि जी मैं शरण में आई हूँ, शरण में नहीं आई है ये। जिस दिन अदालत में पेश हुई वहां पर इसने कहा जी मैं गलती से आई हूँ। अगर ये कहती है शरण में आई हूँ, नहीं, इसने लिख के दिया है वहां कोर्ट में कि जी मैं गलती से आई हूँ। इसने ये नहीं कहा कि मैं शरण में आई हूँ ये कहीं नहीं कहा कि मैं गलती से आई हूँ, इसने कहा कि मैं
गलती से आई हूं, इसकी जेब में गलती से आई हूं, मैं सड़ में नहीं आई हूं। तो दोस्तों ये जो है सिर्फ और सिर्फ, और एक बात और, ये जब ये मैटर हुआ, ये अपना पहलगाम वाला मैटर हुआ, ये तिरंगा फहरा रही है क्या? ये सब क्या? मतलब 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या जो भारत की है, किसी भी व्यक्ति ने तिरंगा नहीं फहराया, और न 26 जनवरी थी न 15 अगस्त, ये छत पे जाके तिरंगा फहरा रही है। तो ये मकसद क्या है? मतलब हम बेवकूफ हैं, हम 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या बेवकूफ है, हमारे अंदर देशभक्ति है ही नहीं। इसका मतलब तो हमारे अंदर तिरंगे की, इसका मतलब कोई कदर ही नहीं है। हम तिरंगे को इसका मतलब हम जो है तिरंगे के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, ये हमें सिखाने के लिए आई है। कमाल हो गया भाई। मतलब 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या पे ये इलीगल आई हुई तिरंगा फहरा रही है और हमें दिखा रही है कि तुम सब बेवकूफ हो। यानी हम भारतीय बेवकूफ है? हमारी जनसंख्या 1 अरब 50 करोड़ है तो हम बेवकूफ है क्या? हैं? क्यों फहराया इसने भाई? और मैं तो कहता हूं कि अपने नापाक हाथों से हमारे तिरंगे को ना हाथ लगाए तो ज्यादा बेहतर है। इलीगल आई हुई सीमा हैदर अपने नापाक हाथों से हमारे तिरंगे को हाथ ना लगाए तो ज्यादा बेहतर है। हमारे तिरंगे को नापाक करने की कोशिश ना करे। इलीगल आई हुई सीमा हैदर हमारे तिरंगे को हाथ ना लगाए, बिल्कुल भी, हमें बुरा लगेगा। नापाक, अपने नापाक हाथ हमारे पाक तिरंगे को, हमारे शुद्ध तिरंगे को, हमारे आदरणीय तिरंगे को हाथ ना लगाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आपके हाथ लगाने से हमारे तिरंगे की शान में जो आप गुस्ताखी कर रही हैं वो काबिले माफी नहीं है। दूसरे देश का व्यक्ति तब हाथ लगा सकता है तब उसको भारत की नागरिकता मिल जाए, तब उसको राइट मिलता है। नागरिकता का मतलब यही है कि अगर भारत की नागरिकता मिली है तब उसको तिरंगा फहराने का राइट है, तिरंगे को हाथ लगा सकता है। वरना तो इलीगल आई हुई ये लेडी हमारे तिरंगे को नापाक हाथ नहीं लगा सकती, नहीं लगा सकती, नहीं लगा सकती। इसका कोई राइट नहीं है हमारे तिरंगे को हाथ लगाने का। बल्कि ये इंसल्ट टू द नेशनल फ्लैग की श्रेणी में आता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इलीगल आया हुआ है वो हमारे भारत में आकर के तिरंगे को हाथ लगाए तो नेशनल, ये इंसल्ट टू द नेशनल फ्लैग की श्रेणी में आता है। सजा दी जानी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने नापाक हाथ को हमारे तिरंगे को हाथ लगाए। तो दोस्तों इसकी खाट खड़ी कर दो, आप सभी लोग सामाजिक तरीके से बहिष्कार करो, इसको इसकी हकीकत दिखाओ और देश के नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करो। लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से करना है। ध्यान रहे कानून का वायलेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई कानून का वायलेशन करेगा तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा। हम आपको सामाजिक बहिष्कार की बात कह रहे हैं। कानून के दायरे में रह करके अपनी आवाज भारत सरकार तक पहुंचाओ। देश की अदालतों तक आपकी आवाज गूंजनी चाहिए कि देश के लोगों का मूड क्या है इस इलीगल आई हुई नासूर के प्रति। देश के मूड को भाप लें हमारी अदालतें कि देश के लोगों का क्या मूड है इसके प्रति, और वो रंग लाएगी आपकी मेहनत। आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी, 101% रंग लाएगी आपकी। बहुत जल्द, ज्यादा समय नहीं, बहुत जल्द इसका बोरिया बिस्तरा पैक होके ऐसा फेंका जाएगा जैसे कोई माल गोदाम में बोरिया बिस्तरा फेंक देते हैं। माल गोदाम होता ना, कोई बेकार सी चीज, कूड़े का दान देखा या कोई डस्टबिन में जिस प्रकार कूड़े को फेंका जाता है, इसी प्रकार जो है इसके बोरिया बिस्तरे को ऐसे फेंकेंगे। याद रखेगी ये।
अगर इलीगल आ भी गई थी ना तो इसको चाहिए था कि शुरू 2-3 महीने छुपती ना फिरती, इसको चाहिए था कोर्ट में सरेंडर करती और कहती कि जनाब मुझे वहां जान का खतरा था, ये था, मैं भारत में आई हूं और मैं सरेंडर करती हूं, कोर्ट में आना चाहिए। कोर्ट में सरेंडर करती। अब कोर्ट में तो कह रही है मैं तो गलती से आ गई, अब कह रही है मैंने शादी कर ली थी। मतलब आपसे पूछे ये कहना है, एजेंसी पूछे ये कहना है, पुलिस पूछे ये कहना है, टोटल उसको जो है वो उसको जो है टोटल उसके दिमाग के अंदर जो है ना ये प्लान अपना दिमाग करना है और कह रहा है कि शादी कहना कि होटल में कर ली थी। अरे भाई कभी तो आप कहते हो पशुपतिनाथ में शादी कर ली, कभी आप कहते हो होटल में शादी कर ली। मतलब कोई स्टैंड तो रखो यार, कोई स्टैंड नहीं। अब तो यही है कि भारत की जनता इसको यहां से निकाले, अपनी आवाज को जो है वो अपनी सरकार तक पहुंचाए पोलाइटली तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, और इन बच्चों को डिपोर्ट कराए। सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि आपकी ताकत और आपकी आवाज जो है वो भारत सरकार जरूर सुनेगी, आपकी एकता की आवाज सुनेगी और इसमें बहुत जल्दी जो है वो भारत सरकार जो है कदम लेने जा रही है और जाएगी आपकी आवाज सुन के, अगर आप अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाते हो। प्रभाव से उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए और इसके ऊपर या तो मुकदमा चलाओ, इसके या इसकी चार्जशीट पेश करो, या इसको भी जो है बॉर्डर से पार कर, या तो इसको डिपोर्ट किया जाएगा, या अगर आप डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसको फिर जो है जेल में डालना ही पड़ेगा। जेल, इसकी बेल कैंसिल सरकार कराएगी अपनी तरफ से, मैं सपोर्ट करूंगा और सरकार को ज्यादा राइट है क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो सरकार को राइट है उस नोटिफिकेशन का हवाला देके बेल को कैंसिल किया जाता है। ये औरत जो है वो इलीगल तरीके से हमारे भारत में घुसी है और ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, भारत की जो है सिक्रेसी को बनाए रखने के लिए भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो लिहाजा इसकी बेल कैंसिल करा जाए और इसको जेल में रखा जाए। तो उन हालात में सरकार इसकी बेल को कैंसिल करा के जेल में रखेगी अगर इसको डिपोर्ट नहीं करना, और इसकी चार्जशीट को जो है जल्दी से जल्दी जो है कोर्ट में पेश करे ताकि हम इसको सजा करा सकें और इसको इसके मकाम तक जो है यहाँ से डिपोर्ट करा सके। सजा कराने के बाद रहा सवाल बच्चों का, तो बच्चों की मेरे पे छोड़ दो। गुलाम हैदर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, दोनों देशों के बीच में जो डिप्लोमेट्स डायलॉग थे वो काफी हद तक उनके बीच में दरार पैदा हुई है, जिसकी वजह से जो वीजा ग्रांट किए हुए थे वो भी कैंसिल हो गए हैं, जो वीजा मिलने वाले थे वो भी तमाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं। ऐसे हालात में उसका आना अभी पॉसिबल नहीं है, वक्त लगेगा, लेकिन फिर हमने अपनी कानूनी अब उस चीज को हमने भी, जैसे सरकार ने अपने रास्ते बदले हैं और सरकार ने अपना व्यूज बदला है, सरकार ने अपने नोटिफिकेशन के जरिए से अपना कार्रवाई का तरीका बदला है, हमने भी उन बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट कराने के लिए हमने भी कार्रवाई का तरीका बदल लिया है। अब गुलाम हैदर के बगैर ही हम बच्चों को भारत से डिपोर्ट कराएंगे और वो बच्चे भारत से डिपोर्ट होंगे, बहुत जल्दी डिपोर्ट होंगे। उस पर पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से हमने काम करना शुरू कर दिया है, पहले भी कर रहे थे। 2024 में वो ऑर्डर्स हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भिजवाए गए थे, अब उन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का समय बहुत ही नजदीक आ गया है और जल्दी ही वो ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट होंगे। तो गुलाम हैदर के बगैर ये बच्चे हम जो है भारत से डिपोर्ट कराएंगे। ये हमने आपको उस तरफ हम जो है आप चल चुके हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि गुलाम हैदर खुद आए और अदालत में पेश हो और इसकी हकीकत को बताए, दुनिया को बताए कि ये क्या चीज़ है, अदालत को बताए कि ये क्या चीज़ है और क्या किया गया है, और बच्चे भी उसको सौंपे जाएं। लेकिन अब हम गुलाम हैदर के बगैर ही बच्चों को भारत से डिपोर्ट करने का रास्ता जो है हमने साफ कर रहे हैं और उसको हम भारत से जो है डिपोर्ट कराएंगे, हर हाल में डिपोर्ट कराएंगे और जल्दी ही कराएंगे। ये सब खबर आपको जो है वो टीवी के माध्यम से मिलेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से आपको मिलेगी। जब ये आई थी भारत में
तो इसने अपनी बेल एप्लीकेशन के अंदर लिखा था कि मैं यहाँ पर गलती से भारत में आ गई हूँ। वो इसके खुद के बयान, इसके खुद के साइन मैं कम्युनिटी पे लगाऊंगा